हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस की चरण में हम पढ़ेंगे भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड। तो भूगोल का स्टार्ट हो गया है क्लास साथियों। देखते हैं भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड। सबसे पहले जानते हैं भूगोल क्या है। भूगोल, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरूमध्य, उपत्यका, अधित्यका, वन आदि का ज्ञान होता है। जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, तथा ग्राफी, जिसका अर्थ नापने से बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी को नापना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। एक विषय के रूप में भूगोल, भू प्लस गोल का शाब्दिक अर्थ होता है गोल पृथ्वी। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, क्लॉडियस टालमी ने कहा। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है, इस ट्रेवो का कथन है। भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। 17वीं सदी का प्रारंभिक काल नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन और थॉमस कुक इस काल के प्रमुख अन्वेषणकर्ता थे। वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रिटर इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। इन विद्वानों ने मानचित्रकला के विकास में योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। रिटर और हम्बोल्ट का उल्लेख बहुधा आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है। हार्टसॉर्न जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। हार्टसॉर्न ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, जिसने भूगोल से संबंधित जेस पीरिमोड्स पुस्तक लिखा। पॉलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने विश्व को गोलाव कहा। आगे देखते हैं साथियों ब्रह्मांड। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अवधारणाएं समय के साथ बदलती रही है। भूकेंद्री सिद्धांत। भूकेंद्री सिद्धांत क्या है साथियों, देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी ने 140 ईस्वी में किया, जिसके अनुसार पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य केंद्री सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया, जिसके अनुसार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो साथियों इसमें जो दिया है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ये मान्य है। पृथ्वी केंद्रित जो था वह फ्लॉप हो चुका है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत ही चल रहा है। आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। धूल परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना, ये दो परिकल्पनाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, धूल परिकल्पना ऑटो रिमंड, निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया। साम्यावस्था,
सिद्धांत थॉमस गोल्ड व हर्मन बॉडी। इसके बाद दोलन सिद्धांत डा एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया। देखिए, जॉर्ज लेमेंटियर बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने ही बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोट का सिद्धांत दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जॉर्ज लेमेंटियर का सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, जो मान्य है। जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले सारे खगोलीय पिंड अर्थात तारे, ग्रह, गैलेक्सी, धूमकेतु सभी एक सघन पिंड के रूप में थे। कालक्रम में इस सघन पिंड में एक महाविस्फोट हुआ तथा इस सघन पिंड अनेक ब्रह्मांडीय पदार्थों के रूप में दूर दूर तक छिटक गए, जिसे हम गैलेक्सियों के रूप में देखते हैं। आज भी ये गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अर्थात आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ना कि संकुचन। तो ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है साथियों, संकुचन नहीं। इसके बाद देखते हैं गैलेक्सी क्या है। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सियां हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तारे एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है तथा घनत्व भी कम हो जाता है। आगे देखते हैं आकाशगंगा या मंदाकिनी। आकाशगंगा या मंदाकिनी क्या है? ब्रह्मांड की 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी आकाशगंगा है। हमारा सूर्य अर्थात सौरमंडल का मुखिया जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे आकाशगंगा कहते हैं। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। चंद्रमा रहित आसमान में रात में सफ़ेद रंग की धुंधली से चादर की एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है दक्षिण से उत्तर की ओर, जो आकाशगंगा की ही कोई एक भुजा है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा के पास स्थित सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। साइरस या डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, परंतु यह रात में सूर्य की अनुपस्थिति में देखा जा सकता है। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा है तथा चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसका कारण यह है कि तारा के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, परंतु ग्रह किसी तारे से ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा है। ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मापक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर अथवा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। सबसे पहले 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ऐसे कई तारों की खोज की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इसके बाद देखते हैं साथियों तारों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है। इनकी ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है तथा यह तारों का ईंधन होता है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करें तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है और नाभिकीय संलयन की क्रिया में उत्पन्न यही ऊर्जा तारों के ऊष्मा एवं प्रकाश के स्रोत होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, तब अपार ऊर्जा मुक्त होता है।
किसी भी तारे का हाइड्रोजन एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा तथा नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाएगी तथा तारा अपना ऊष्मा एवं प्रकाश खो देगा तथा ठंडा हो जाएगा। अतः तारों का जीवन एक निश्चित अवधि का होता है। तारों के आकार और जीवन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात बड़ा तारा का जीवन अवधि कम तथा छोटा तारा का जीवन अवधि अधिक होगा। किसी तारे के जीवन की प्रारंभिक अवस्था में उसमें हाइड्रोजन अपार मात्रा में रहता है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया के तहत ऊष्मा एवं प्रकाश भी अपार मात्रा में उत्सर्जित होता रहता है। परंतु कालक्रम में हाइड्रोजन का मात्रा घटता चला जाता है और तारे का रंग भी बदलता चला जाता है और तारा का तापमान भी कम होता चला जाता है। जब किसी तारे का ऊष्मा समाप्त हो जाता है तो वह लाल हो जाता है और उसे लाल तारा या रेड जायंट कहते हैं। लाल तारा का बाहरी सतह फैलता रहता है तथा एक समय ऐसा आता है कि विस्फोट हो जाता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। लाल तारा में सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा से कम होता है तो वह व्हाइट डॉर्फ अर्थात श्वेतमान तारा एक ठंडा तारा होता है। परंतु कालक्रम में यह अत्यधिक ठंडा होने पर ब्लैक डॉर्फ तारा बन जाता है। परंतु 1.44 से अधिक होने पर वह न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात तारे का पूरा द्रव्यमान और घनत्व एक बिंदु पर आकर ठहर जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व असीमित हो जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि अपना पूरा द्रव्यमान अपने अंदर समेट लेता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता, अतः इसी कारण इसका रंग काला होता है और इसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर कहते हैं। तो आज बस इतना ही। तो साथियों, ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।